नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में जो इंडिया में तेजी से पॉपुलर हो रही है। हम बात कर रहे हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की। ये फंड सिर्फ इक्विटी या सिर्फ डेट में नहीं, बल्कि एक साथ कई सारी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो सीधा शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि मल्टी एसेट फंड होता क्या है। सेबी का एक क्लियर मैंडेट है, कोई भी फंड जो खुद को मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कहता है उससे कम से कम 3 अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना जरूरी है और हर एक एसेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन होना चाहिए। यह रूल सेबी ने 2023 के बाद और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया, जिसके बाद मार्केट में बहुत सारे नए फंड्स लॉन्च हुए इस कैटेगरी में। अब फ्लैट सोचो, क्यों कोई आदमी एक ही फंड में इक्विटी भी चाहेगा, गोल्ड भी चाहेगा और डेट भी चाहेगा? आंसर सिंपल है, मार्केट्स कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलते। कभी इक्विटी बूम करता है, कभी गोल्ड सेफ हेवन बनता है, कभी डेट स्टेबिलिटी देता है। जब इक्विटी गिर रहा होता है, गोल्ड ऑफन ऊपर जाता है। जब इकोनॉमी स्लो होती है, डेट स्टेडी रहता है। इस साइकिल को समझना है ही मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग का कोर आइडिया है। एक और प्रैक्टिकल फायदा होता है इन फंड्स का, रीबैलेंसिंग। अगर तुम खुद एक इक्विटी फंड, एक गोल्ड फंड और एक डेट फंड अलग अलग पकड़ के बैठो तो टाइम पर तुम्हें खुद रीबैलेंस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब कोई एसेट ज्यादा बढ़ गया हो तो उससे सेल करो और दूसरे में डालो। ये काम मल्टी एसेट फंड का मैनेजर खुद करता है, तुमको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ए फ्लैट टैक्सेस की बात करते हैं क्योंकि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्स ट्रीटमेंट डायरेक्टली इस बात पर डिपेंड करता है कि फंड में इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है। अगर फंड का इक्विटी एलोकेशन 65% या उससे ज्यादा है तो उससे इक्विटी फंड की तरह टैक्स किया जाता है। इसका मतलब है 1 साल से पहले रिडीम करो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स लगेगा। 1 साल के बाद रिडीम करो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर फंड की इक्विटी होल्डिंग 65% से कम है तो वो डेट फंड की तरह टैक्स होगा। इसका मतलब कि गेन्स को तुम्हारे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। कोई फ्लैट एलटीसीजी रेट नहीं मिलेगी। यह एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तीसरा कैटेगरी है फंड ऑफ फंड्स यानी एफओएफ। ये फंड्स दूसरे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदते हैं। एफओएफ के लिए टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। इन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5% की फ्लैट रेट से अप्लाई होता है, लेकिन होल्डिंग पीरियड 2 साल होना चाहिए, 1 साल नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूआंस है जो समझना जरूरी है। अब फ्लैट हम सीधा डाइव करते हैं उन 5 फंड्स में जिनका हम आज कंपैरिजन कर रहे हैं मार्च और अप्रैल 2026 के डाटा के बेसिस पर। पहला फंड है जीरोधा मल्टी एसेट पैसिव फंड ऑफ फंड्स। यह एक बिल्कुल नए तरह का फंड है। जीरोधा इसका टैगलाइन कहता है, द ओनली फंड यू माइट एवर नीड। बोल्ड क्लेम है, लेकिन इसको समझो पहले। ये फंड कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं यूज करता, कोई स्टॉक पिकिंग नहीं, कोई मार्केट टाइमिंग नहीं। ये फंड ऑफ फंड सिर्फ 4 ETFs में इन्वेस्ट करता है, एक फिक्स्ड रेशियो में। रफली 30% निफ्टी लार्ज कैप 100 ETF में, 30% निफ्टी मिड कैप 150 ETF में, 25% गोल्ड ETF में और 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ETF में, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 8 से 13 साल के बीच होता है। ये रेशियो तब हाई चेंज होगा जब कोई भी एसेट अपने टारगेट से 5% ज्यादा ड्रिफ्ट कर जाए। टैब एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली रीबैलेंस कर देगा, कोई ह्यूमन इंटरवीन नहीं करेगा। कोई फंड मैनेजर अपनी प्रेफरेंस से पोर्टफोलियो नहीं बदलेगा। ए फ्लैट इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल एडवांटेज है टैक्स के नजरिए से। एफओएफ रैपर के अंदर इंटरनल रीबैलेंसिंग होती है, तो यह रीबैलेंसिंग तुम्हारे लिए टैक्सेबल इवेंट नहीं होता। अगर तुम खुद यह 4 ETFs अलग अलग पढ़ते और रीबैलेंस करते तो हर रीबैलेंसिंग पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता। इस फंड में वो नहीं होगा। एक्सपेंस रेशो भी काफी लो है क्योंकि कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपए है। लेकिन इसका सबसे बड़ा वीकनेस यह है कि अभी तक कोई लाइव ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जो परफॉर्मेंस डेटा दिखाया जाता है वो बैक टेस्टेड है, यानी हिस्टोरिकल डाटा पर सिमुलेट किया गया है। सिमुलेशन में 5 साल का एनुअलाइज CAGR अराउंड 21% दिखता है। लेकिन सिमुलेशन और रियल मार्केट में फर्क होता है। रियल मार्केट सरप्राइजिंग होते हैं और सिमुलेशन वो सरप्राइजेस कैप्चर नहीं करता। टैक्स एंगल के बारे में भी नोट करो, ये एफओएफ कैटेगरी में आता है। तो 2 साल से पहले रिडीम करो तो गेन्स तुम्हारे इनकम स्लैब रेट से टैक्स्ड होंगे। 2 साल के बाद 12.5% फ्लैट रेट लगेगी। दूसरा फंड है ABSL यानी आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। यह एक एक्टिव फंड है जो सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ। इस फंड की AUM अब अप्रॉक्सीमेटली 6,346 करोड़ रुपए हो गई है, जो मार्च टू अप्रैल 2026 डाटा के मुताबिक है।
ABSL का अप्रोच डायनेमिक और वैल्यूएशन ड्रिवन है। फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस और वैल्यूएशंस देख के इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर और REITs मैन एलोकेशन एडजस्ट करता रहता है। इसका इन्वेस्टमेंट मैंडेट कहता है कि फंड 65% से 80% इक्विटी में, 10% से 25% डेट में और 10% से 25% कमोडिटीज में रहेगा। ये रेंजेस देती हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इस फंड की सबसे यूनिक बात क्या है? ये एक ऐसा फंड है इस कंपैरिजन में जो REITs में इन्वेस्ट करता है, स्पेसिफिकली नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट में, जो एक लिस्टेड REIT है। REIT का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका मतलब यह है कि बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे तुम रियल एस्टेट सेक्टर की अर्निंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये एक जेन्युइन फोर्थ एसेट क्लास है जो बाकी फंड्स नहीं पकड़ रहा। डेट पोर्टफोलियो मैन ABSL ने नाबार्ड बॉन्ड्स और AAA रेटेड कॉर्पोरेट डेट रखा है। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बॉन्ड्स में क्वालिटी क्रेडिट रिस्क नहीं होता। AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी टॉप टियर में आते हैं। तो डेट साइड पे भी फंड ने कंजर्वेटिव हाई क्वालिटी अप्रोच लिया है। फंड मैनेजर हैं धवल जोशी, जो 55 फंड्स मैनेज करते हैं और उनका टोटल AUM अप्रॉक्सीमेटली 3,61,932 करोड़ रुपए है। उनके साथ एक्विटी स्पेशलिस्ट्स भी को मैनेज करते हैं और पीछे ABSL की बड़ी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट है। रिटर्न्स की बात करें तो डायरेक्ट प्लान ने 1 साल में अप्रॉक्सीमेटली 11.97% रिटर्न दिया, 2 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न अराउंड 20% रहा और इंसेप्शन से अराउंड 19.72%। कैटेगरी एवरेज 1 साल में सिर्फ 7.28% था। मतलब ABSL ने कैटेगरी से रफली 4.7% ज्यादा रिटर्न दिया 1 साल में। ये एक्टिव मैनेजमेंट का मीनिंगफुल अल्फा है। एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में सिर्फ 0.56% है, जो इस कैटेगरी के एक्टिव फंड्स में सबसे कम है। रेगुलर प्लान में यह 1.75% है। यह फर्क सिग्निफिकेंट है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर तुम 365 दिन के अंदर रिडीम करो तो 1% एग्जिट लोड लगता है। तीसरा फंड है कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। यह इस कंपैरिजन में सबसे बड़ा एक्टिव मल्टी एसेट फंड है। AUM अप्रॉक्सीमेटली 12,430 करोड़ से लेकर 12,784 करोड़ तक है, जो बाकी सबसे ज्यादा है। यह भी सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ था, लेकिन 3 गुना ज्यादा AUM ABSL से। क्यों? इसमें ब्रांड स्ट्रेंथ, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और कंसिस्टेंट नंबर 1 कैटेगरी रैंक सबका हाथ है। इस फंड की सबसे स्ट्राइकिंग बात है सिल्वर में इन्वेस्टमेंट। कोटक का सिल्वर ETF में एलोकेशन रफली 12.14% है। यह इस कंपैरिजन में सबसे अग्रेसिव सिल्वर बेट है। बाकी कोई फंड इतना सिल्वर नहीं पकड़ रहा। गोल्ड ETF सेपरेट है रफली 5.47% पर। क्यों सिल्वर? यह एक इंटरेस्टिंग थीसिस है। सिल्वर सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिल्वर यूज होता है, सोलर पैनल्स में सिल्वर यूज होता है, सेमीकंडक्टर्स में सिल्वर यूज होता है। जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेट होगी, EVs और सोलर इंस्टॉलेशंस बढ़ेंगे, सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रक्चरली बढ़ सकती है। ये एक कैलकुलेटेड कंट्रेरियन बेट है कोटक का। अगर ये थीसिस सही निकले अगले डेकेड में, तो सिल्वर वाला एलोकेशन मैसिव आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। फंड की टॉप इक्विटी होल्डिंग्स माइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC और NTPC हैं। ये लार्ज कैप स्टेबल कंपनीज हैं। फंड मैनेजर इक्विटी साइड हैंडल करते हैं देवेंद्र सिंघल, जिनके पास टोटल AUM रफली 52,000 करोड़ है। डेट साइड अभिषेक बिसेन मैनेज करते हैं, जिनके पास रफली 1,56,965 करोड़ का AUM है। कमोडिटी और ETF स्लीव हिटिन शाह के पास है, जिनके पास रफली 1,11,492 करोड़ है। और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए जीतू वाले 6 सोनार भी हैं। मतलब एक फंड के लिए 4 डेडिकेटेड मैनेजर्स हैं। ये बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। 1 साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान में अप्रॉक्सीमेटली 20.6% रहा, इंसेप्शन से रफली 20.98%। कैटेगरी में रैंक नंबर 1 रहा 1 साल के रिटर्न्स पर। लेकिन एक वीकनेस है, एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में 1.68% है, जो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर भी 157.91% है, जबकि कैटेगरी एवरेज सर्फ 99.65% है। ज्यादा टर्नओवर मतलब ज्यादा ट्रांजैक्शंस, और ज्यादा ट्रांजैक्शंस मतलब ज्यादा ब्रोकरेज और इंपैक्ट कॉस्ट्स इंटरनली। चौथा फंड है कोटक मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड्स, और यह इस पूरी लिस्ट में एक अलग हाई लेवल पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जुलाई 2004 में लॉन्च हुआ था। मतलब इस फंड के पास 20 साल से ज्यादा का लाइव ट्रैक रिकॉर्ड है। बाकी 4 फंड्स में से 3 सिर्फ सितंबर 2023 में लॉन्च हुए हैं, मतलब उनके पास सिर्फ 1.5-2 साल का डाटा है। एक ने तो अभी NFO हाई लॉन्च किया है। 2004 में लॉन्च होने का मतलब है कि इस फंड ने 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, 2020 की कोविड क्रैश देखी है। यह सब रियल इवेंट्स था, सिमुलेशंस नहीं।
फंड ने इन साइकिल्स में सर्वाइव किया और 5 साल का CAGR रफली 20.33% दिया है। यह हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस मीनिंगफुल है। यह भी एक फंड ऑफ फंड्स है, लेकिन इस केस में यह एक्सक्लूसिवली कोटक AMC के अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है। दिसंबर 2025 के फैक्टशीट के मुताबिक पोर्टफोलियो में कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड, कोटक बॉन्ड डायरेक्ट प्लान, कोटक क्वांट फंड, कोटक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फंड, कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड और कोटक टेक्नोलॉजी फंड जैसी स्कीम्स हैं। पोर्टफोलियो का रफली 95.60% कोटक म्यूचुअल फंड यूनिट्स में है और 4.68% ट्राई पार्टी रिपो में। AUM है रफली 2448 करोड़। नव है 240.91 रुपए, जो सबसे ज्यादा है इस ग्रुप में, सिर्फ इसलिए क्योंकि फंड काफी पुराना है और नव एक लंबे पीरियड में बढ़ा है। 3 साल का CAGR और 5 साल का CAGR दोनों इंप्रेसिव हैं इस फंड के, और यही इसका सबसे बड़ा USP है। एक्सपेंस रेशियो 1.07% है, जो रीजनेबल है FOF के लिए। बेंचमार्क 55% निफ्टी 50 TRI प्लस 30% शॉर्ट ड्यूरेशन डेट प्लस 15% गोल्ड है। लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंट वीकनेस भी है। फंड 100% कोटक इकोसिस्टम में कन्फाइंड है। मतलब अगर कोटक AMC की परफॉर्मेंस किसी पीरियड में अंडर परफॉर्म करे तो पूरा पोर्टफोलियो सफर करेगा। क्रॉस AMC डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, इंटरनेशनल इक्विटीज का कोई एक्सपोजर नहीं है, और कोटक ओमनी का AUM कोटक माफ से काफी कम है, जो ये सजेस्ट करता है कि इन्वेस्टर्स ने एक्टिव कोटक माफ को ज्यादा प्रेफर किया न्यूअर लॉन्चेस के बाद। पांचवां फंड है DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये भी सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ। AUM रफली 587 करोड़ से 504 करोड़ तक है, और ये फंड एक यूनिक पोजीशन पकड़ रहा है इस इंटायर कंपैरिजन में। DSP इस ग्रुप में अकेला फंड है जो मीनिंगफुली इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है। रफली 16.71% एलोकेशन इंटरनेशनल इक्विटीज में है ETFs के थ्रू। यह एक जेन्युइनली डिफरेंट अप्रोच है। क्यों इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर? 2 रीजंस। पहला, इंडियन मार्केट में कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होती है। अगर इंडिया का मार्केट डिप करे, फॉरेन मार्केट्स US इस टाइम आउट परफॉर्म कर सकती हैं। दूसरा, करेंसी डायमेंशन ऐड होती है। जब इंडियन रुपी US डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होता है तो इंटरनेशनल इक्विटी ETFs का नव रुपी में ऑटोमेटिकली बात जाता है। यह एक नेचुरल हेज है रुपी डिप्रिशिएशन के खिलाफ। लॉन्ग टर्म में रुपी हिस्टोरिकली डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट करता आया है, तो यह हेज स्ट्रक्चरली मीनिंगफुल है अन इन्वेस्टर्स के लिए जो रुपी के फ्यूचर बारे में कंसर्न्ड हैं। DSP का ओवरऑल पोर्टफोलियो 79 सिक्योरिटीज पकड़ रहा है, जो इस कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। डोमेस्टिक इक्विटी में HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, इन्फोसिस, गेल, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज हैं। कमोडिटीज में DSP गोल्ड ETF और DSP सिल्वर ETF है। डेट में GOI बॉन्ड्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। एलोकेशन डायनामिकली एडजस्ट होती रहती है मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर, लेकिन कुछ वीकनेसेस भी हैं। कैश होल्डिंग रफली 13.8% है, जो बुल मार्केट्स में रिटर्न्स को ड्रैग कर सकती है। 1 साल का रिटर्न रफली 10 से 12% रहा, जो कोटक माफ से कम है। स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है मल्टीपल लेयर्स की वजह से, और लाइफ ट्रैक रिकॉर्ड अभी भी सिर्फ 1.5-2 साल का है। और फ्लैट एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं रिटर्न्स का। इस पूरी कैटेगरी का एवरेज 1 साल रिटर्न सिर्फ 7.28% रहा, और सब फंड्स ने इससे आउट परफॉर्म किया। ABSL डायरेक्ट ने 11.97% दिया, कोटक में F डायरेक्ट ने रफली 20.6% दिया, DSP ने रफली 10 से 12% के बीच दिया। कोटक ओमनी का 3 साल का CAGR रफली 18.81% रहा और 5 साल का रफली 20.33% रहा। जीरोधा के पास कोई लाइव डेटा नहीं है, सिर्फ सिमुलेटेड 21.15% का 5 साल का नंबर है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यह है कि जीरोधा का सिमुलेटेड CAGR 21.15% और कोटक माफ का लाइव इंसेप्शन रिटर्न 20.98% ऑलमोस्ट सेम है। ये पैसिव इन्वेस्टिंग के प्रोपोनेंट्स के लिए एक कंपेलिंग पॉइंट है, लेकिन फर्क यह है कि कोटक माफ का नंबर लाइव मार्केट्स में अर्न किया गया और जीरोधा का सिर्फ पेपर में। जब मार्केट्स अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव करते हैं, सिमुलेशंस अक्सर रियल एक्सपीरियंस कैप्चर करने में फेल करते हैं। अ फ्लैट एक्सपेंस रेशियो का एक और एंगल समझो। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में यूजुअली रफली 1% का फर्क होता है टीयर में। अगर आज तुम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और फंड 15% एनुअली ग्रो करे 20 सालों के लिए, तो सिर्फ यह 1% का फर्क फाइनल कॉर्पस में रफली 5 से 8 लाख रुपए तक का डिफरेंस बना सकता है। यह कोई छोटा फर्क नहीं है, इसलिए हमेशा डायरेक्ट प्लान प्रेफर करो। डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से भी एक ऑनेस्ट असेसमेंट जरूरी है।
ABSL और कोटक मैफ दोनों रफली 60 से 65% इक्विटी पकड़ रहे हैं। टेक्निकली ये मल्टी एसेट हैं, लेकिन सिवियर इक्विटी डाउनटर्न में पोर्टफोलियो का 2/3 हिस्सा एक साथ गिर सकता है। इसका मतलब है कि उनका मल्टी एसेट लेबल प्रैक्टिकल में उतना डाइवर्सिफाइड नहीं है जितना नाम से लगता है। DSP और ज़ीरोधा ज्यादा जेन्युइनली डाइवर्सिफाइड हैं इस सेंस में। DSP के पास इंटरनेशनल इक्विटी है जो डोमेस्टिक इक्विटी से अनकॉरिलेटेड बिहेव करता है। ज़ीरोधा के पास 25% गोल्ड है जो लॉन्ग टर्म में इक्विटी के इनवर्स कॉरिलेशन देता है। ये ट्रू डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा रियलिस्टिक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में भी फर्क है। ज़ीरोधा प्योर पैसिव है, कोई ह्यूमन डिस्क्रेशन नहीं। ABSL वैल्यूएशन ड्रिवन एक्टिव है। कोटक मैफ एग्रेसिव एक्टिव है, हाई टर्नओवर के साथ। कोटक ओमनी FOF स्ट्रक्चर है, कोटक के इंटरनल स्ट्रैटेजीज के थ्रू। DSP डायनामिक और ग्लोबली अवेयर है। फंड मैनेजर्स के बारे में भी एक ऑब्जर्वेशन। कोटक ने एक स्ट्रक्चर्ड 4 मैनेजर सिस्टम बनाया है जहां इक्विटी, डेट और कमोडिटीज के लिए अलग स्पेशलिस्ट्स हैं। ये एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। ABSL में धवल जोशी 55 फंड्स मैनेज करते हैं जो इंप्रेसिव स्केल है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। ज़ीरोधा में कोई सिंगल मैनेजर रिस्क हाई नहीं है, एल्गोरिदम सब कुछ करता है। इन फंड्स को चूज करने के बारे में सिर्फ फैक्ट्स और सिनेरियस बता रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं। जो इन्वेस्टर्स जीरो कॉम्प्लेक्सिटी चाहते हैं और पैसिव इन्वेस्टिंग थीसिस में बिलीव करते हैं, उनके लिए ज़ीरोधा एक इंटेलेक्चुअली क्लीन ऑप्शन है, लेकिन लाइव ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जो इन्वेस्टर्स लोएस्ट कॉस्ट एक्टिव मैनेजमेंट चाहते हैं और रियल एस्टेट एक्सपोजर भी चाहते हैं REITs के थ्रू, उनके लिए ABSL का 0.56% डायरेक्ट प्लान TRI कैचिंग है। जो इन्वेस्टर्स सबसे बेड AUM वाला हाईएस्ट रैंक्ड एक्टिव फंड चाहते हैं, उनके लिए कोटक मैफ नंबर 1 कैटेगरी रैंक वाला फंड है, लेकिन रेगुलर प्लान में 1.68% TR ज्यादा है। जो इन्वेस्टर्स डेकेड्स लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड चाहते हैं, जो मल्टीपल मार्केट क्रैशेस प्रूव कर चुका हो, उनके लिए कोटक ओमनी एक प्रूवन वेटरन है, लेकिन प्योरली कोटक इकोसिस्टम में रिस्ट्रिक्टेड है। जो इन्वेस्टर्स जेन्युइनली ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और रूपी डिप्रिशिएशन हेड चाहते हैं, उनके लिए DSP अकेला फंड है इस ग्रुप में जो इंटरनेशनल इक्विटीज मीनिंगफुली पकड़ रहा है। एक और एनालिटिकल पॉइंट नोट करो, कोटक माफ का AUM रफली 430 करोड़ है, जो ABSL और DSP से रफली 3 टाइम्स ज्यादा है, जबकि तीनों सितंबर 2023 में लॉन्च हुए। यह सिंपली रिटर्न्स का रिजल्ट नहीं है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर पुश, ब्रांड ट्रस्ट और कंसिस्टेंट कैटेगरी रैंकिंग का बड़ा रोल है। ज्यादा AUM का मतलब हमेशा ज्यादा क्वालिटी नहीं होता, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जरूर दिखाता है। सिल्वर थीसिस के बारे में थोड़ा और डिटेल। कोटक की 12% सिल्वर पोजीशन एक बोल्ड कॉल है। सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी या इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं रहा, आज सिल्वर एक क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इनपुट है। एक सिंगल सोलर पैनल में रफली 20 ग्राम सिल्वर यूज होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में सिल्वर इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स में जाता है। सेमीकंडक्टर्स में थिन सिल्वर लेयर्स यूज होती हैं। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट हो रही है, सिल्वर की डिमांड सिर्फ मॉनेटरी रीजन से नहीं, इंडस्ट्रियल रीजन से भी बढ़ सकती है। कोटक ने यह स्ट्रक्चरल ट्रेंड पहचाना और एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट लिया। यह एक फंड मैनेजर की कन्विक्शन कॉल है। और एंड माइन एक ऑनेस्ट रिमाइंडर, इस वीडियो में जो भी डाटा शेयर किया गया है वो प्राइमरीली मार्च से अप्रैल 2026 तक की अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। 5 में से 4 फंड सिर्फ सितंबर 2023 के बाद लॉन्च हुए हैं। 3 साल या 5 साल का कोई लाइव डेटा इनके पास अभी नहीं है। जो डाटा दिख रहा है वो रियल है, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड का है। कोटक ओमनी एक एक्सेप्शन है जिसके पास 20 साल का लाइव हिस्ट्री है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट हैं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल्स और टैक्स पोजीशन के हिसाब से सही डिसीजन लेने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट जरूर करें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक फंड के बारे में और डिटेल चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।